दर्शन होता है। जी हाँ, जिसको लोग लाल किला और मैं लाल कोट कहता हूँ, वहां से ये बात हुई है। और अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हम सब सुदर्शन परिवार के लोग मिलकर मोदी जी का धन्यवाद करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी, आपने हमारी बात सुन ली। 2 साल से ज्यादा का अथक परिश्रम के साथ हिंदुस्तान के सामने हमने हम दो हमारे दो तो सबके दो इस नारे को लगातार जारी रखा। सुदर्शन के दर्शकों ने हमारी बात को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। कई लोग हमारे साथ आए और उन्होंने भारत बचाओ यात्रा में 70 दिन हमारे लिए दिए। यात्रा के बाद भी मैं पूरे देश भर में हर हफ्ते में कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी सभाएं कर रहा हूं। आज तक हमने 6.25 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र किए। अब देश के प्रधानमंत्री ने लाल कोट से इस बात को कह के कि जनसंख्या विस्फोट एक समस्या है, हमारी बात को पुष्टि की। कानून तो नहीं आया, लेकिन अब मोदी जी कानून लाएंगे और पहली बार उन्होंने जनसंख्या ह्यूमन रिसोर्सेज के बजाय लायबिलिटी है ये माना है, और इसलिए हम उनका पूरे दिल से स्वागत करते हैं। मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि आप सोशल मीडिया पर भी मोदी जी को टैग करके धन्यवाद करिए। हम कर रहे हैं ये स्पेशल शो, जो बिंदास के लिए हमने 100 से ज्यादा शो किए जनसंख्या में बिंदास के। आज एक विशेष शो मोदी जी के लिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा लाल कोट से पहले इसको सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब हमारा देश उस दौर में पहुंचा है जिसमें बहुत सी बातों से अब अपने आप को छुपाए रखने की जरूरत नहीं है। हमें चुनौतियों को सामने से स्वीकार करने का वक्त आ चुका है। कभी राजनीतिक नफा नुकसान के इरादे से हम निर्णय करते हैं, लेकिन इससे देश की भावी पीढ़ी का बहुत नुकसान होता है। वैसा ही एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं, और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी है, ये आदर के अधिकारी हैं, जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं, वो देशभक्ति का अभिव्यक्ति करते हैं। मैं चाहूंगा कि हम सभी समाज के लोग इनके जीवन को बारीकी से देखें तो उन्होंने अपने परिवार में जनसंख्या वृद्धि से अपने आप को बचा करके परिवार की कितनी सेवा की है। देखते ही देखते 1-2 पीढ़ी में ही परिवार कैसे आगे बढ़ चल गया है, बच्चों ने कैसे शिक्षा पाई है, वो परिवार बीमारी से कैसे मुक्त है, वो परिवार अपने प्राथमिक आवश्यकताओं को कैसी बढ़िया ढंग से पूरा करता है। हम भी उनसे सीखें और हमारे घर में किसी भी शिशु को आने से पहले
हम सोचें कि जो शिशु मेरे घर में आएगा, क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है? क्या मैं उसको समाज के भरोसे ही छोड़ दूंगा? मैं उसको उसके नसीब पे छोड़ दूंगा? कोई मां बाप ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अपने बच्चों को इस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होने वाले फिर भी बच्चों को जन्म देता रहता हो। और इसलिए एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ये बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, उनके सम्मान की आवश्यकता है और उन्हीं के प्रयासों के उदाहरण लेकर के समाज के बाकी वर्ग जो अभी भी इससे बाहर है, उनको जोड़ करके जनसंख्या विस्फोट, इसकी हमें चिंता करनी ही होगी। सरकारों ने भी भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत आगे आना होगा, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। हर किसी ने इस दायित्व को कंधे से कंधा मिला करके, हम अस्वस्थ समाज नहीं सोच सकते, हम अशिक्षित समाज नहीं सोच सकते हैं। 21वीं सदी का भारत चाहे सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य व्यक्ति से शुरू होता है, परिवार से शुरू होता है। अगर आबादी शिक्षित नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो न वो घर भी सुखी होता है, न वो देश भी सुखी होता है। जन आबादी शिक्षित हो, सामर्थ्यवान हो, स्किल्ड हो और अपनी इच्छा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त माहौल प्राप्त करने के लिए संसाधन उपलब्ध हो, तो मैं समझता हूं कि देश इन बातों को पूर्ण कर सकता है। प्रधानमंत्री ने बड़े ही विस्तार से इस बात को कहा और हम खुश हैं। मैंने तो उसी क्षण प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, अभी भी कर रहा हूं। और मोदी जी के इस भाषण के बाद जितने फोन शायद उनको नहीं आए होंगे, उससे ज्यादा फोन हमको आए, मैसेज आए, क्योंकि इसके लिए हमने पूरे हिंदुस्तान की यात्रा निकाली थी, भारत बचाओ यात्रा। और पूरे दुनिया के सामने पहली बार हिंदुस्तान से आवाज उठी थी कि हम दो, हमारे दो तो सबके दो। इस यात्रा पर भी मैं एक अलग विशेष कार्यक्रम करूंगा, लेकिन ये जो साथ में आप विजुअल देख रहे हो, जो पीछे गाना सुन रहे हैं, ये गाना आप इस चैनल पर लगातार लंबे समय तक सुनते रहे। यात्रा के 70 दिन तो यही गाना चलता था और मैं कई घरों में जाता था या यात्रा के बाद भी लोग मुझे कहते थे कि ये गाना जैसे कान में और दिल में बस गया। सुने इस गाने को भी और थोड़ा सा इस वीडियो को भी देखकर याद करिए। ये हैदराबाद भाग्यलक्ष्मी नगर का वीडियो है जो स्क्रीन पर चल रहा है, भारत बचाओ यात्रा के स्वागत का, वो भी तमाम बड़े विरोधों के बाद का। तो गाना भी है, आपके कॉल भी है, वीडियो देखते हैं पूरा। ये रोकेंगे हम रोकेंगे राष्ट्रहित कर मनमानी, भारत बचाओ यात्रा लेकर निकले हिंदुस्तानी। तुम मुझे समय दान दो, मैं तुमको हिंदू राष्ट्र दूंगा। भारती को डसना ले जनसंख्या वृद्धि का नाग, भारत के भविष्य को कहीं जला देना ये आग। माँ भारती को डसना ले जनसंख्या वृद्धि का नाग, भारत के भविष्य को कहीं जला न दे ये आग। चलिए इस गाने के साथ साथ ही मैं आपको मुद्दे की तरफ लेकर चलता हूं कि क्या है आज पूरा मुद्दा। देखिए, भारत का हर कोना, हर नुक्कड़ ज्यादा आबादी होने का जीता जागता उदाहरण है। चाहे आप कहीं भी हो, मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डा,
रेलवे स्टेशन, सड़क, हाईवे, बस स्टॉप, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, बाजार या फिर कोई सामाजिक या धार्मिक समारोह, आप इन सब जगहों को दिन के किसी भी समय भीड़ से भरा देख सकते हैं। इससे साफ पता चलता है कि देश में जनसंख्या कितनी ज्यादा है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक सख्त कानून की जरूरत है, जिससे तेजी से बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सके। ऐसे में सुरेश चौहान के जी ने 70 दिनों की यात्रा निकाली। यात्रा देश के कोने कोने में गई। यात्रा के जरिए बढ़ती जनसंख्या के खिलाफ लोगों को जगाया गया। यात्रा के जरिए जनसंख्या विस्फोट को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। आखिर क्या है जनसंख्या बढ़ने की वजह? क्यों कुछ लोग धार्मिक आधार पर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422 है, जिसका अर्थ है कि भारत ने 1 अरब के आंकड़े को पार कर लिया है। यह चीन के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। कई अध्ययनों से यह पता चला है कि सन 2020 तक भारत चीन को भी पछाड़ देगा और विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इस सत्य के बावजूद कि यहाँ जनसंख्या नीतियाँ, परिवार नियोजन और कल्याण कार्यक्रम सरकार ने शुरू किए हैं और प्रजनन दर में लगातार कमी आई है, लेकिन आबादी का वास्तविक रोक नहीं लग पाया। अब जरूरतें बहुत तेजी से बदलने लगी है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट बढ़ने लगा है। जनसंख्या विस्फोट का असर दुनिया की हर चीज पर पड़ रहा है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। ऐसे में अब भारत ही नहीं, दुनिया को जनसंख्या विस्फोट पर काम तेजी से करना होगा। अगर अभी भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में रहने, खाने और पीने के लिए मनुष्य एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसे में हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। सभी को साथ आकर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लड़ना होगा, नहीं तो भारत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं कुछ लोग और समुदाय तो परिवार नियोजन के तरीके अपना रहे हैं, जबकि बाकी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं। कुछ लोगों के बच्चे पैदा हो रहे हैं 10, लेकिन खाने के लिए नहीं होता है घर में दाना। ऐसे में धार्मिक जनसंख्या वृद्धि खतरनाक होने लगी है। अब हमें देखना है कि कैसे जनसंख्या की बदलाव को रोका जाए, कैसे बच्चों और देश को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाया जाए। आज यही सवाल सबके सामने है, लेकिन अब पीएम मोदी ने कानून लाने की राह खोल दी है। तो अब ये राह आसान हुई है और अब ये कानून आ सकता है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने ये कोई ट्वीट नहीं किया या ये कोई किसी भाषण में नहीं बोला, तो ये बोला तो उस भाषण में जो दिया जा रहा था लाल कोट से, जहां से प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का आने वाला कल डिसाइड करते हैं, उस पर बात की है। और इसलिए इस बात का विशेष धन्यवाद होना चाहिए। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर भी कॉल करिए, अपनी बात को कहिए और मोदी जी का भी धन्यवाद करिए। पहले कॉलर के पास चलते हैं, आज के शो का सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। हेलो सर। हाँ, क्या कहना है आपको? सर जय श्री राम। जय श्री राम, बोलिए। सर आप जो काम कर रहे हैं वो भारत के लिए, अगली पीढ़ी के लिए बेहतरीन कर रहे सर। इसी के लिए आपको शुभकामनाएं और मोदी जी को भी धन्यवाद सर। कहां से बोल रहे हैं? सर मैं महाराष्ट्र से अक्कलकोट तालुके से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, अक्कलकोट तो बड़ा धार्मिक देवस्थान है। पहला ही कॉल आपने स्वामी समर्थ से महाराज। हाँ सर, चलिए वहां पर हमारे लिए प्रार्थना करिए कि जो बात मोदी जी ने लाल किले से, लाल कोट से कही है, हम सब कह रहे हैं वो पूर्ण हो। धन्यवाद। आपको ऑफिस से मिलके सर जो साइन का है वो आगे बढ़ाना चाहता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दर्शकों को कहना चाहूंगा कि हमने अभी तक 6.25 करोड़ के आसपास हस्ताक्षर और मिस कॉल एकत्र की है। आज भी मैं यहाँ पर नंबर चलाते हैं अभी, जिस पर आप मिस कॉल करके इस कानून की मांग को और आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही 9204 इस नंबर पर कॉल करिए और इस कानून का समर्थन करिए। 6.25 करोड़ का आंकड़ा है, हमने वैसे 10 करोड़ तय किया है। 6.25 करोड़ आते आते प्रधानमंत्री बोल चुके हैं लाल कोट से। मैं दावा करता हूं कि 10 करोड़ होने के पहले संसद में कानून पास होगा
और इसलिए मित्रों, ये मांग लगातार जारी रखनी है। इस कानून को समर्थन करने वाले 9204-204-204 पर बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सरोज जी। बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, शायद कॉलर से प्रॉपर संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कॉलर को कहेंगे कि जैसे आप फोन पर आवाज आता है बात करना शुरू करिए, टीवी पे थोड़ा सेकंड डिले आता है। ये एक और कहीं का चित्र है जो स्क्रीन पर चल रहा है, जो भारत बचाओ यात्रा का ही है। कैसे धार्मिक आधार पर जनसंख्या का असंतुलन बना है, ये अब स्क्रीन पर। 2035 तक भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़कर 92.5 करोड़ हो जाएगी और हिंदू आबादी सिर्फ 90.2 करोड़ तक ही पहुंच पाएगी। 2040 आते आते हिंदू त्योहार मनाए जाने बंद हो जाएंगे, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और गैर मुस्लिमों का नरसंहार होगा और 2050 तक पहुंचते पहुंचते मुसलमान 140 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएंगे और भारत एक मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। वही चौंकाने वाला खुलासा 2055 से 2060 के बीच हिंदुओं पर होगा मुस्लिमों का दबदबा। एक नए सर्वे में हिंदुओं को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्यू रिसर्च सेंटर ने अपने सर्वे में दावा किया है कि भारत में 2055 से 60 के दौरान हिंदुओं की जनसंख्या में भारी गिरावट आएगी। इसकी वजह भारत में घटते प्रजनन दर को बताया गया। एक नए शोध के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, शोध में यह भी कहा गया है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी लगभग बराबर हो जाएगी। वॉशिंगटन स्थित प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदू धर्म मानने वालों की होगी। अगले 4 दशक में ईसाई धर्म सबसे बड़ा धार्मिक समूह बना रहेगा, लेकिन किसी भी धर्म के मुकाबले इस्लाम सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। गौरतलब है कि इस वक्त दुनिया में ईसाई धर्म सबसे बड़ा समूह है और उसके बाद मुसलमान आते हैं और तीसरी सबसे बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो किसी धर्म को नहीं मानते। अगर मौजूदा ट्रेंड बरकरार रहा तो वर्ष 2070 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समूह बन जाएगा। बढ़ती आबादी की रफ्तार से अगले 4 वर्षों में अंदाजा है कि दुनिया की आबादी 9.3 अरब तक पहुंच जाएगी और मुसलमानों की संख्या में 73% की बढ़ोतरी होगी। ईसाइयों की संख्या 35% बढ़ेगी और हिंदुओं की संख्या में 34% की वृद्धि होगी। शोध में कहा गया है कि इस वक्त मुसलमानों में बच्चे पैदा करने का दर सबसे ज्यादा है, यानी औसतन हर महिला 4 से अधिक बच्चे पैदा कर रही है। ईसाइयों में हर महिला औसतन 3 से अधिक बच्चे को जन्म दे रही है। हिंदुओं में बच्चे पैदा करने की औसत दर 2 है। वर्ष 2010 में पूरी दुनिया की 27% आबादी 15 साल से कम उम्र की थी, वहीं 34% मुस्लिम आबादी 15 साल से कम थी और हिंदुओं में ये प्रतिशत 30 था। इसकी एक बड़ी वजह है कि मुसलमानों की संख्या दुनिया की आबादी के मुकाबले ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ेगी, वहीं हिंदू और ईसाई उसी रफ्तार से बढ़ेंगे जिस रफ्तार से दुनिया की आबादी फिलहाल बढ़ रही है। रिपोर्ट में बच्चे पैदा करने की दर के अलावा धार्मिक आबादी में इस उलटफेर के पीछे धर्मांतरण को भी एक बड़ा कारण बताया गया है। आने वाले दशकों में ईसाई धर्म को धर्मांतरण से सबसे ज्यादा नुकसान होने के आसार हैं और कहा गया है कि 4 करोड़ लोग ईसाई धर्म अपना लेंगे। शोध में कहा गया है कि 10 करोड़ 60 लाख लोग ईसाई धर्म को छोड़ देंगे। उसी तरह 1 करोड़ 12 लाख लोग इस्लाम को अपनाएंगे, जबकि लगभग 92 लाख लोग इस्लाम को छोड़ देंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अनुमान मौजूदा डेटा के आधार पर लगाए गए हैं, लेकिन सामाजिक आंदोलन, युद्ध और प्राकृतिक विपदाओं के कारण ये बदल भी सकते हैं। फेसबुक
फेसबुक लाइव स्ट्रीम पर मैं कमेंट देख रहा हूं कि सुरेश पांचाल कह रहे वाइब भी सबको एक ही होनी चाहिए। जी हां, एक ही होनी चाहिए। यह मुद्दा हमने पिछले दिनों जन संसद में उठाया है और हम दो हमारे दो तो सबके दो में ये भी मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को अलग से भी चलाएंगे क्योंकि एक पत्नी नहीं तो हर एक पत्नी से 4-4 तो वैसे भी फिर 16 हो गए। इसके साथ पंडित सचिन अवस्थी कहते हैं फेसबुक पर कि महोदय आपने भी बहुत मेहनत की और इसके लिए श्रेय तो आपको जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इसकी चिंता करने वाले यदि कोई व्यक्ति थे तो आप थे। धन्यवाद पंडित सचिन अवस्थी। इसके साथ साथ और भी कई कमेंट हैं। सरकारी सुविधा शीघ्र ही उन लोगों के लिए बंद की जाए जिनके बच्चे ज्यादा है। और भी आपके कमेंट को भी मैं फेसबुक और ट्विटर की पढ़ूंगा, साथ साथ में स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके भी आपकी बात को लोगों को सुनाऊंगा। और आप मिस कॉल करिए हमारे 9209204204 पर और इस कानून का समर्थन करिए। हम आपको यात्रा का एक और वीडियो यहाँ साथ में दिखा रहे हैं जो हिंदुस्तान भर में चली यात्रा का एक चित्र है। बस मैं आपको याद कराना चाहता हूं सुदर्शन के करोड़ों दर्शकों को जिनको इस कानून के आंदोलन का पूरा एक एक पल पता है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी, मेरा नाम विमल सिंह है। बोलिए। और मैं सुदर्शन न्यूज को और आपको बहुत ज्यादा बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आपने इस मुद्दे को उठाया और पूरे भारत में आपने सभी तक पहुंचाया कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको और आपके पूरे सुदर्शन न्यूज के सभी स्टाफों को मैं बधाई देता हूं सर। हम सुदर्शन में कोई स्टाफ नहीं होता, हम हमारे यहाँ स्टाफ नौकर सर्वेंट शब्द यूज नहीं करते, हम कहते सुदर्शन परिवार है। और ये परिवार सुदर्शन परिवार को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, और ये परिवार मेरे से शुरू होके हमारे यहाँ नोएडा में काम करने वाले से लेकर टीवी देखने वाला भी हमारा परिवार है क्योंकि सुदर्शन का दर्शक केवल सुन के चुप नहीं बैठता, वो इंटरटेनमेंट के लिए मनोरंजन के लिए नहीं देखता, वो हमारी बात को सुन के करोड़ों लोगों तक पहुंचाता है। नहीं तो हिंदुस्तान में इतने चैनल इतने मुद्दे उठे लेकिन 2 साल के अंदर कोई कानून बनने के लिए देश का प्रधानमंत्री लाल किले से बोले ऐसा मुद्दा केवल सुदर्शन ने उठाया है। हमको इसकी खुशी है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। मैं पूरे टीम सुदर्शन के साथ साथ भारत बचाओ यात्रा में चलने वाली जो टीम थी जिन्होंने बड़े पैमाने पर हमारे लाठी डंडे से लेके बहुत कुछ सहा, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को यह भी कहूंगा कि आपकी बात के बाद अब वो लोग भी सामने आएंगे, वो मुख्यमंत्री भी सामने आएंगे जो इस विषय पर चुप। ये यात्रा के दौरान का एक और वीडियो आपके सामने। तुम मुझे संविधान दो, मैं ये मेरे हिंदू राष्ट्र दूंगा। भाषण के दौरान का एक पल। चलिए कॉलर के पास चलते हैं, अगले कॉलर के पास। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह। कर्णावती से कहिए। कर्णावती अहमदाबाद। हाँ सर, जो आपने मुहिम उठाई थी जनसंख्या की, वो सबसे पहले मुहिम जब आपने उठाई तो मैं सबसे आपकी टीवी देख रहा हूँ सर। और ये आज 15 अगस्त को आपकी मुहिम स्वयं प्रधानमंत्री के मुंह से सुनने मिली, इसलिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। चलिए धन्यवाद। और अब ये कानून बनने तक हमारा साथ दीजिए, वैसे तो हमेशा दीजिए क्योंकि अभी और भी कई मुद्दे उठाने हैं। इस देश को पाकिस्तान होने से बचाना है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। आपको हिंदुस्तान के अंदर के जनसंख्या के बदलाव पर अभी अगली रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। जब भारत का बंटवारा होकर पाकिस्तान बना था तब पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 22% थी। अब वहां हिंदुओं की आबादी केवल 5% रह गई है। इसके विपरीत 1947 में भारत में मुस्लिम आबादी 8% थी और हिंदुओं की आबादी 90%। अब नए आंकड़ों से पता चला है कि हिंदुओं की जनसंख्या 70% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 28% से ज्यादा हो गई है।
जनसंख्या में इस बदलाव का भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे देश में कौमियत हावी हो जाएगी। भारत में बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए एक कानून नहीं है। भारत में जनसंख्या में तेजी से बदलाव के चलते राष्ट्रवाद खतरे में है। बहुसंख्यक समुदाय के जनसंख्या में कमी से न केवल लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, बल्कि यह देश में राष्ट्रवाद की परिभाषा को बदल देगा। 2010 से 2015 के बीच जन्म लेने वाले हिंदू शिशुओं की संख्या से 3.3 करोड़ कम होगी। भारत में घटती प्रजनन दर से 2055 से 2060 में हिंदुओं की जनसंख्या में भारी गिरावट आएगी। दुनिया के 94% हिंदू भारत में रहते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के एक अध्ययन में यह दावा किया गया है कि उसके अगले 2 दशक के अंदर दुनिया भर में मुस्लिम महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चों की संख्या नवजात ईसाई शिशुओं से बढ़ने की संभावना है और इस तरह 2075 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। वर्ष 2015 के उपरांत ईसाई और मुस्लिम महिलाओं की लगातार बढ़ती जनसंख्या में शिशुओं के जन्म देने की संभावना है। यह रुझान 2060 के बाद भी जारी रहेगी, लेकिन मुस्लिम शिशुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी, इतनी तेजी से कि वर्ष 2035 तक उनकी संख्या ईसाई नवजात शिशुओं से आगे निकल जाएगी। इन दोनों पंथों के बीच शिशुओं की संख्या के बीच अंतर 60 लाख तक पहुंच सकता है, यानी मुस्लिमों के बीच 23.2 करोड़ शिशु बनाम ईसाइयों के बीच 22.6 करोड़ शिशु। उनका अध्ययन कहता है कि लेकिन इसके विपरीत 2015 से 2060 के दौरान सभी अन्य बड़े पंथों में जन्म लेने वाले शिशुओं की कुल संख्या तेजी से गिरने की संभावना है। बदलते वैश्विक धार्मिक परिदृश्य नामक एक अध्ययन का मत है कि जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या में गिरावट खासकर हिंदुओं में होगी। तो ये इसके आंकड़े हैं और इस आंकड़े में एक बदलाव गलती से 0.5 की बजाय 5% पाकिस्तान में कहा गया था, वो आधा प्रतिशत है। 1 से भी वहां पर कम हिंदुओं की संख्या हो गई है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। जय हिंद सर। सर आपका चैनल बहुत आपको बहुत मुबारक हो। आपने बहुत इन्फॉर्मेशन है आपकी सर इसमें। धन्यवाद। बहुत। मैं जगदेव सिंह जम्मू से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, जम्मू वालों को तो दोहरी खुशी है, 370 भी और जनसंख्या नियंत्रण पर भी। जनसंख्या नियंत्रण हो जाए बस सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, हिंदुस्तान सबसे आगे हो जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। ये आपने सही कहा, क्योंकि हमारे बहुत आमदनी के बहुत बड़े हिस्से को हम उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जिस पर करने की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बिल्कुल सही कहा, जिन परिवारों ने नियोजन किया, बच्चे कम पैदा किए, उन घरों की 1 या 2 पीढ़ी में ही उनकी आमदनी आगे बढ़ गई। और इसलिए हमको उन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो चीजें प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कही है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको, बोलिए। आपके प्रयास सफल हो रहे हैं और आपको बधाई हो, लेकिन ये मुसलमान लोग जो है ये कानून मानते कहाँ है, इसमें हमें संशय है। और दूसरी बात ये, जो 2.5 करोड़ थे जब देश आजाद हुआ, 10 गुना बढ़ गए हैं, 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब अगर 10 गुना बढ़ गए 50-60 सालों में, तो क्या होगा देश का। देखिए, पहले तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो अपने बच्चों का दुश्मन होगा, हो सकता है कि हिंदुओं से दुश्मनी निकालने के लिए कुछ घरों में ये फॉर्मूला अपनाया जाता हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जिस देश में अपने देश के खिलाफ बम फोड़ने वाले लोग हैं, वहां पर देश के खिलाफ बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये भी सोचना कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन देश के तो आप खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के खिलाफ है क्या? और लोग अपने बच्चों को क्यों पैदा करेंगे जिनको खिला नहीं सकते, और जिनके 2 बच्चे और जिनके 4 है, संसाधन 4 में बांटेंगे, रोटी 4 में बटेगी, सब कुछ 4 में बटेगा। हाँ, कोई अपने बच्चों को केवल अपनी धार्मिक साम्राज्यवादी हवस को पूरा करने के लिए पैदा कराए तो कानून उसको रोकने का काम जरूर करेगा। ये जम्मू में यात्रा जब शुरू हो गई थी तब के मैं विजुअल दिखा रहा हूं।
जब भारत बचाओ यात्रा का शुभारंभ हुआ था। अब आगे बढ़ते कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सुरेश भैया। बोलिए सुरेश भैया, मैं अंबिकापुर से श्याम नारायण यादव बोल रहा हूँ। बोलिए। ये सरगुजा जिला का जो अंबिकापुर है, मतलब इसको मतलब पाकिस्तान ही समझिए। अंबिकापुर का आधा हिस्सा, वो तो नाम का अंबिकापुर रह गया है, लेकिन वहाँ काम का पूरा मतलब मुसलमानों का ऐसी जनसंख्या बढ़ गई यहाँ पे कि रहने के लिए उनको घर नहीं है। तो तालाब का जो किनारे किनारे पहाड़ नहीं है, जो वो तालाब के पारों में घर बना बना के रहते हैं उन लोग साले। शिफ्ट बाई शिफ्ट सोते हैं घर में, छोटा छोटा तो रूम है। वो जो तालाब का, अब तो आपके यहाँ की बात बोल रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक या हिंदुस्तान के तमाम उन क्षेत्रों में जहां पर घर से ज्यादा परिवार का आकार बड़ा हुआ है, वहां लोग शिफ्ट में सोते हैं। कुछ लोग इस बात को नहीं जानते। मैं कई बार कहता हूं, आज तो आपने कॉल करके अपने क्षेत्र की बात कही, लेकिन आप दिल्ली में भी जाएंगे, पुरानी दिल्ली में जाएंगे, तो वहां के परिवार के लोग रात में सड़क पर घूमते, पूछेंगे कि भाई क्यों घूम रहे हो, तो कहते शिफ्ट सोने की किसी और की चल रही है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश भाई, नमस्ते। बोलिए। मैं पुणे से संजय परदेसी बोल रहा हूँ। हाँ संजय भाई, आपका अभिनंदन। अभिनंदन, बहुत 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 धन्यवाद मोदी जी को, और बहुत 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 धन्यवाद आपको। 70 दिन जो हम तब से चले भारत बचाओ यात्रा में, उसका आखिरकार अभी स्वरूप सामने आ रहा है सुरेश भाई। बिल्कुल। आप लोग, हम लोग, आप तो बहुत इतने धूप में आप भाषण दे रहे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। हर पल वो हर घना याद है। हमने कब रात को भाषण दिया, अपने कहाँ हमने इतने एडजस्टमेंट करे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को भी मानना होगा कि वो हम तक पहुंच रहे, हम उन तक पहुंच रहे। बिल्कुल, यही एक अच्छे देश के सबसे बड़े नेता या देश के राजा या देश के मुखिया या घर के मुखिया का रूप होता है को देश के मन में क्या चल रहा है, घर के सदस्यों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को सुने और इस बात को लोगों को कहे, उसकी अभिव्यक्ति दे दे। और इसलिए मोदी जी वो तमाम बातें जो भूख प्यास बारिश क्या क्या नहीं सहा, यहां तक कि 40 एफआईआर हुए मेरे खिलाफ, लेकिन कोई बात नहीं, ये देश के लिए तो 40 घाव सहने के लिए तैयार है, तो 40 एफआईआर क्या बड़ी चीज है। हालांकि मैं अब देश के उन राज्यों के मुख्यमंत्री को कहूंगा कि अब देश के प्रधानमंत्री हमसे सहमत है, आपको अब वो केसेस वापस ले लेने चाहिए। आगे बढ़ते अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जय हिंद जी। बोलिए जी नमस्ते। क्या कहना है आपका? हेलो, बोलते रहिए। हाँ जी नमस्ते, मैं कैलाश निवाड़ा बोल रहा हूँ बेंगलोर से। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभारी है पूरा देश, आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। देश को जगाने के लिए आपका प्रयत्न बहुत ही अच्छा है। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ, 70 साल तक हमको हमारे को झूठ बोला कि आजादी चरखे से मिल गई, 7,20,000 क्रांतिकारियों ने बलिदान देकर देश को आजाद करवाया, और इन्होंने झूठ बोल के बोल दिया कि आजादी चरखे से मिल गई। बहुत बड़ा सफेद झूठ बोला गया और हमको शांति का पाठ पढ़ाया गया और देश को तोड़ दिया। देखिए, जिनको बोलना है बोलने दीजिए, आप आपकी सच्चाई बोलते रहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि बोलते रहिए, लोग सुनेंगे। हाँ। सुनेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो साथ आएंगे, साथ आएंगे तो कारवा बनेगा और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसलिए बोलते रहिए। और मैंने इसके लिए मेरे शो का नाम भी बिंदास बोल रखा है। 1200 से ज्यादा एपिसोड कर चुका हूं और ये एकमात्र चैनल है जिसके ऊपर बोली हुई बातें जमीन पर उतर रही है। लोग उसको स्वीकार करें। धन्यवाद कॉल करने के लिए। मैं हिंदुस्तान के मीडिया को ये बात बताना चाहूंगा, जो पिछले कुछ दिनों से और खास करके प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के भाषण के बाद अब टीवी शो करने लगे हैं, और मेरे मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि सुरेश चौहान के असंभव जैसे विषयों को लेकर निकलता है और फिर लंबे दौर तक वो विषय पूरे नहीं होते तो उस पर चिल्लाता रहता है। लोगों को लगता है कि ये कुछ कर रहा है, लेकिन होने जाने वाला कुछ नहीं है। ये जिन पत्रकारों ने कहा, टीवी पर कहा, ट्विटर पर कहा या निजी बातों में कई लोगों तक कहा, मैंने कभी उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं काम करने पर भरोसा करता हूं। मैं झूठे हवाई जवाब देने पर काम नहीं करता हूं। मुझे पता था मेरी मेहनत जिस दिन प्रधानमंत्री बोलेंगे संसद में कानून आ जाएगा, तब तक मुझे मौन रहना है। उसके बाद तो इसका आउटपुट, इसका निर्णय, इसकी जो सरकार का निर्णय वो बोलेगा। और इसलिए देश के उन मीडिया वालों को मैं कहता हूं, हमारे जैसे मिशनरी चैनल के उठाए हुए मुद्दों के साथ पहले दिन से साथ दीजिए,
आज जो मेरा अभिनंदन देश विदेश से लोग कॉल करके, मैसेज करके, ट्विटर पर फॉलो करके कर रहे हैं, आपका भी करेंगे। मैं अभिनंदन का भूखा नहीं, हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान बना रहे इसका भूखा हूं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, मैं काशीनाथ मुगल सराय, उत्तर प्रदेश मुगल सराय से बोल रहा हूँ। बोलिए। मुगल तो रहे नहीं, मुगल सराय क्यों बोल रहे हैं अभी? अच्छा, सॉरी सर। बोलिए बोलिए। सॉरी सर, इसके लिए सॉरी सर। हाँ, क्या कहना है आपको? दीनदयाल उपाध्याय नगर से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोलते रहिए, बोलते रहिए। बस ठीक है सर, इतना ही सर, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। मैं समझ सकता हूं कि कुछ लोग आज इतने खुश है कि मुझे भी फोन करके बहुत लोगों ने इमोशनल भावार्थ व्यक्त किया। मैं जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण दे रहे थे तो मैं भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक से आगे जा रहा था। चलिए, कॉलर से बात करते, उसके बाद मैं अपनी बात कहता हूं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है आपको? चंद्रशेखर यादव बोल रहा हूँ। बोलिए चंद्रशेखर जी। लखनऊ जी। ये कदम बहुत ही अच्छा है, बहुत सराहनीय है। आपकी ये मुहिम बहुत रंग लाएगी। पहली बार देश के बारे में किसी ने इस तरह का सोचा है, और प्रधानमंत्री जी जो हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, तो इन्होंने अपने एक अच्छे अच्छे कार्यों के तहत इतना ज्यादा जनाधार पैदा कर दिया है कि आने वाले समय में इनका कभी कोई जो है मुकाबला नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। जब प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे थे तब मैं यहां से दिल्ली में नहीं था। प्रधानमंत्री के लाल किले पर होने वाले भाषण के दौरान मैं बेलगांव से हुबली जा रहा था, क्योंकि 14 अगस्त का रात 12 बजे का अखंड भारत दिन का कार्यक्रम मैं वहां कर रहा था। और जब मैं गाड़ी में जा रहा था तो मेरे फोन पर अचानक कई कॉल आने लगे। मैं ये मोदी जी का भाषण तो सुन ही रहा था, लेकिन बहुत से लोगों ने कॉल करके अभिनंदन करना शुरू किया। उसी दौरान मेरे माताजी और पिताजी का भी फोन आया। वो तो बस उधर से रो रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि भारत बचाओ यात्रा के उन 70 दिनों में मेरा क्या होगा, मेरे जान का क्या होगा, इसकी चिंता माता पिता के नाते उनको बहुत ज्यादा थी। और इतने परिश्रम की पराकाष्ठा भी वो देख रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि अपने बेटे ने जो बात की है वो देश का प्रधानमंत्री लाल किले से कराए, तो उनकी भी भावना बहुत विवश हो गए थे। ऐसे तमाम कॉल, जो कि अभी कई लोग बात नहीं कर पा रहे, लेकिन कॉल करके केवल धन्यवाद और अभिनंदन कर पा रहे, मैं उन सब लोगों की भावना समझ सकता हूं कि हिंदुस्तान को बचाने की इच्छा जिनके मन में है, वो लोग हम दो हमारे दो तो सबके दो इस कानून के साथ मन से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये 2 बच्चे का कानून नहीं आया तो हिंदुस्तान का पाकिस्तान बनना तय है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। बिंजाराम जानी बोल रहा हूँ, मैं जोधपुर राजस्थान से। बोलिए बोलिए। सर, जो मोदी जी ने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जो बताया है लाल किले से, हाँ, उसके बारे में मेरा ये कहना है कि कृपया इसको हिंदू मुस्लिम के हिसाब से नहीं लें, इसको देश के हिसाब से लें। कुछ लोग हैं इस मसले को तूल पकड़ाने की कोशिश करेंगे। मुझे मोमडन कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादातर इसके ऊपर ध्यान दें। और हिंदू भी ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे बच्चों के प्रति शायद आपको हिंदू मुस्लिम अनुपात का आंकड़े का पता नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या 10 गुना बड़ी है, बल्कि 10 गुना से ज्यादा बड़ी है। इतनी तो पाकिस्तान में भी नहीं बड़ी है। तो बहुत समझौते की भाषा, भाईचारे की बातें दोनों तरफ से होती है तब अच्छी लगती है। एक तरफ से जब होती है तो कायरता कही जाती है। हम देश के संविधान, कानून और मानवता से आगे नहीं बात करना चाहते, लेकिन जिन्होंने हंस के लिया लड़ के लिया पाकिस्तान और हंस के लिया हिंदुस्तान करने की बातें की, उनको सजा भी होनी चाहिए। ध्यान रखिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जी सर, मैं मध्य प्रदेश के दांडी से बात कर रहा हूँ। बोलिए। जी सर, मैं आप जैसे देशभक्त पत्रकारों और मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ सर। धन्यवाद धन्यवाद। जी सर, और आप ऐसे ही देश हित के मुद्दे उठाते रहे, समर्थन आपके साथ है। बिल्कुल। बढ़ती जनसंख्या कैसे कई समस्याओं का कारण है, वैसे आतंकवाद का भी कारण है। देखिए,
भारत में होती घुसपैठ ने जनसंख्या को न सिर्फ बढ़ाया है बल्कि विस्फोटक बना दिया है। भारत में 10 करोड़ बांग्लादेशी घुसकर लाखों बच्चे पैदा कर रहे हैं। आज बच्चे पैदा करने में सबसे आगे बांग्लादेशी घुसपैठिए ही हैं। वहीं बांग्लादेशी बस्तियों में क्या होता है किसी को पूरी तरह से पता नहीं। दिल्ली की बांग्लादेशी बस्तियों में ही क्राइम का रेट सबसे अधिक है। हमारी टीम बांग्लादेशी बस्तियों में जाकर रिपोर्टिंग कर चुकी है। कैसे बांग्लादेशी अपनी बस्तियों में किसी को आसानी से नहीं घुसने देते, ये हम दिखा चुके हैं। घुसपैठियों से न सिर्फ भारत की डेमोग्राफिक स्थिति में बदलाव आया है बल्कि कुछ राज्यों में तो स्थायी निवासी पलायन कर चुके हैं। कश्मीर और असम का बोडो क्षेत्र स्थायी निवासियों के पलायन के सबसे बड़े उदाहरण है। अब जम्मू कश्मीर में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या जन संसाधनों पर कब्जा जमा रहे हैं। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए अब सरकार में ताकतवर हो गए हैं क्योंकि बंगाल में जनसंख्या के आधार पर इनके वोट हर राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल इनके क्राइम से लेकर कुकर्मों में साथ देता है क्योंकि इन राजनीतिक दलों को वोट चाहिए। वोट की राजनीति अब देश के लिए न सिर्फ खतरनाक होती जा रही है बल्कि ये देश को तोड़ने की ओर बढ़ रही है। वहीं बढ़ती जनसंख्या डेमोग्राफिक बदलाव ला रही है क्योंकि जहां कुछ कट्टरपंथी पनप गए वहां देश का नहीं कट्टरपंथी मौलानाओं का राज हो जाता है। भारत के 90 जिले ऐसे हो गए हैं जहां मुसलमानों की जनसंख्या बहुसंख्यक है। इन क्षेत्रों में सरकार का कोई कानून नहीं चलता। अगर पुलिस जाती भी है तो पुलिस को पीटने तक की वारदातें सामने आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश का संभल देश के सामने जीता जागता उदाहरण है। कैसे संभल में उन्मादी भीड़ ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। संभल में नारे लगे, संभल को कश्मीर बना देंगे। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या हम सबके सामने कई चुनौतियां लेकर आ गई है। इसके बाद कई लोगों के धन्यवाद आए। वैसे केंद्रीय मंत्रियों के भी धन्यवाद आए। रामदास आठवले जी अब भारत सरकार में मंत्री क्या कहते हैं सुनिए। राष्ट्रीय निर्माण संस्था के अध्यक्ष सुरेश चौहान के ने 70 दिन की यात्रा 20,000 किलोमीटर की थी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कोर्ट से इस समस्या को माना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब से। आठवले साहब सुदर्शन न्यूज के जो संस्थापक हैं, राष्ट्रीय निर्माण के अध्यक्ष सुरेश चौहान के जी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। 70 दिन की यात्रा की थी 20,000 किलोमीटर। प्रधानमंत्री ने भी लाल कोर्ट से कहा है कि जनसंख्या बहुत जरूरी है नियंत्रण करना। मतलब चौहान जी हमारे अच्छे मित्र है। वो तो सुदर्शन टीवी के प्रमुख भी है और उन्होंने मतलब मुझे मालूम है कि जनसंख्या रोकने के लिए और जनसंख्या कम करने के लिए उन्होंने 70 दिन की यात्रा की थी और हमने उनको बधाई भी दी थी। तो अपने देश की जो समस्या है, बेरोजगारी बढ़ने की समस्या है और आरोग्य की समस्या है और एजुकेशन की समस्या है, तो ये पूरी समस्या जो बढ़ गई है उसका कारण ये है कि मतलब 50-60 साल पहले अपनी आबादी 37 करोड़ थी, लेकिन अभी 133 करोड़ तक हमारी आबादी पहुंची है। तो उससे भी मतलब अपने देश में गरीबी बढ़ती जा रही है और इसीलिए जो सुविधा सरकार को भी देना है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की भूमिका प्रधानमंत्री जी ने कल लाल किले में अपने भाषण में उन्होंने रखी है और सभी देशवासियों को आह्वान किया है कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करो। कई जो ऐसे दल हैं, कई लोग हैं, उनके पेट में दर्द होने लगा है कि प्रधानमंत्री ने जनसंख्या रोकने की बात कही है, तो उनके दर्द पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी है वो मर्द, इसीलिए उनको हो रहा है दर्द। ये दर्द उनको हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी बहुत ही सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं। यहाँ कोई पार्टी का विषय नहीं है। सत्ता प्रधान नरेंद्र मोदी को मिली है और उसका उपयोग लोगों के लिए होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात का बहुत शीघ्र कवि है आठवले जी और इसलिए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री है मर्द, इसलिए विरोधियों को हो रहा है दर्द। आठवले जी, मैं आपको बता दूं आज मन की बात बोलने में हर्ज नहीं है।
आठवले जी, हम दो हमारे दो तो सबके दो इस मुद्दे पर हमारे मंच पर आने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे। उनको लग रहा था कि ये मुद्दा कहीं एंटी मुस्लिम तो नहीं जाएगा, और वो आरपीआई का सेकुलर काम करते हैं। लेकिन जब उनको मैंने कहा कि मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं और आपको रामलीला मैदान पर आना है, तो आपको याद होगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान पर भारत बचाओ यात्रा का समापन का स्वागत करने के लिए 2 केंद्रीय मंत्री थे, उसमें गिरिराज सिंह जी और रामदास आठवले जी थे, और भी कई कार्यक्रमों में आए। मैं उनका आभारी हूं और मैं अन्य मंत्रियों से भी अपेक्षा करता हूं कि अब इसका वो फॉलोअप करे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, जय हिंद। हाँ हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ, जय हिंद। मैं जालना से बद्री सोनी बोल रहा हूँ साहब। बोलिए बोलिए। आज का जो मोदी जी का जो जनसंख्या के बारे में इतनी खुशी हुई, और आपका जो मुहिम थी उससे तो और ज्यादा खुशी हुई। अब सिर्फ कायदा बनने की बात है या इसके लिए जरूरी है कि, और एक कार्यकर्ता ने अभी बोला, आपने जो बोले थे कि मोदी जी ने विश्व जनसंख्या दिवस पर कोई ट्वीट नहीं किया, और आज वो ट्वीट अपने को आप बिल्कुल बिल्कुल आप ट्वीट मिल गया अपने को। वाह वाह, मैं आभारी हूं। हमारे दर्शक मेरी छोटी सी बात भी छोड़ते नहीं है। मैंने धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी बात की, और मैं उसके लिए आज प्रधानमंत्री को जरूर कहूंगा। विश्व जनसंख्या दिवस पर मोदी जी ने ट्वीट नहीं किया, इस बात को मैंने भाषण में भी कहा था और यहां बिंदास बोल में भी कहा था। लेकिन उस दिन तो मुझे बुरा लग रहा था कि क्यों मोदी जी इस पर ट्वीट नहीं कर रहे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि मोदी जी उस दिन के ट्वीट पे कितना भारी है लाल कोट से आपका जनसंख्या पर बोलना, इसका अनंत समाधान मैं नहीं बोल सकता, मैं उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। उस ट्वीट की तुलना लाल कोट के भाषण से हो ही नहीं सकती। आप दूरदर्शी है, और इसलिए हम तो छोटी बात मांग रहे थे, आप तो बहुत बड़ी बात हिंदुस्तान को दे रहे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो सर, बोलिए। हाँ जी, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? तरफ से। कहाँ से बोल रहे हैं? हैदराबाद से बोल रहा हूँ सर, मैं राधा देवी बोल रहा हूँ। मैं राणा देवी जी, भाग्यनगर कहिए, भाग्यनगर, हैदराबाद नहीं। भाग्यनगर ही है सर, आपके आशीर्वाद से। हाँ, आप जो काम कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ये काम पहले आप करते सर, 20 साल पहले। 20 साल पहले तो मैं पहले कर रहे थे, इतना आबादी नहीं होता था ना सर। बिल्कुल सही कहा आपने। चलो सर, अभी तो कर रहे, चलो ये भी बहुत है। आपको धन्यवाद, मैं मोदी साहब को भी धन्यवाद कर रहा हूँ सर। धन्यवाद। आप क्या हमारे करती भाई है? लोग कितने लोग शहीद होते जाते सर रोज। अपना कश्मीर तो अपना ही हो गया। बिल्कुल। आप क्या करती है? मैं तो हाउस वाइफ है सर। अच्छा, आपके परिवार के लोग क्या करते हैं? मेरा एक लड़का वकील है सर। वाह, बड़ा लड़का कैसी क्या बोलते हो ये। चलिए, आपके सारे घर के लोगों का भी अभिनंदन, धन्यवाद। और ये मेरा सबसे प्यारा शहरों में से एक शहर है भाग्यनगर, जिसको हैदराबाद भी कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि वहां पर मेरा इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन रहता है, जो मुंह से आग उकालकर इस देश के देश प्रेमी लोगों के मन में भी देशद्रोह फैलाने का काम दोनों गद्दार भाई करते हैं। और इसलिए उस भाग्यनगर से मुझे विशेष प्रेम है। मैं इस 15 अगस्त पे जा नहीं पाया क्योंकि मैं कर्नाटक में था, लेकिन अगले 15 अगस्त पर मैं भाग्यनगर में तिरंगा फहराने जरूर आऊंगा। इस बार भी वहां पर तिरंगा यात्रा को अनुमति नहीं दी, लेकिन अगली बार यात्रा होगी, रोक के देखो। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सुरेश जी, आपको जय हिंद। बोलिए बोलिए। मैं बड़ौदा से सतीश अग्रवाल बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। मेरा ये कहना है कि आपने जो मुहिम चलाई है वो बहुत ही अच्छी है, और उसका मैंने एक बार लाइव में देखा था बिंदास पोल में, आप संत आसाराम बापू जी से इसके लिए आशीर्वाद भी लिया था, और आपको आशीर्वाद मिल चुका है। तो आपकी ये यात्रा सफल होकर रहेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि इस यात्रा को आपको रोक सके। धन्यवाद धन्यवाद। मैं हिंदुस्तान के तमाम उन शक्तियों का भी आभारी हूं
जिन्होंने मुझे इस पूरी यात्रा में आध्यात्मिक आशीर्वाद दिया। तमाम साधु संत, मंदिर, भारत बचाओ यात्रा में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन हम मंदिर में या गुरुद्वारे में नहीं गए, बौद्ध धर्म में नहीं गए या जैन स्थानक में नहीं गए, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा। और हम बल्कि ज्यादातर समय उन्हीं पर जगह पर खाना खाते थे और उसका परिणाम था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े आंदोलन को आध्यात्मिक ताकत भी मिली। अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए जी, नमस्कार। क्या कहना है आपको? जी सर, मेरा नाम लोकेश शर्मा है, फरीदाबाद से हूँ। हाँ। सबसे पहले तो सर आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप हिंदुत्व की बात उठाते हैं और हमारे मन में जोश पैदा करते हैं। बोलिए बोलिए। जी सर, जनसंख्या को लेके सर आप जो ये जागरूकता फैला रहे हैं, पर साहब मोदी साहब जो इसमें पहल कर रहे हैं, पूरे देश में ये जो बात फैल रही है सर, वास्तव में तो ये बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इसके लिए सर सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की जो घटिया नीति रही है सर, उसके लिए मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए, लेकिन जब हुआ देर आए दुरुस्त आए, अब भी नहीं आते तो शायद ये देश को हिंदुस्तान बनाए रखना मुश्किल होता। कांग्रेस के कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया है। इसलिए आज राजनीतिक देश विद्वेष निकालने के बजाय हम उन लोगों का धन्यवाद करें जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। ये कानून आना चाहिए। आज मुझे पता चला है कि पी चिदम्बरम ने किया है, आचार्य प्रमोद ने किया है, और भी कांग्रेस के लोगों को मैं कहूंगा कि वो इस कानून का समर्थन करे, आगे आए, अपनी बात को कहे। मित्रों, मैं एक वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मैं जाने वाला हूं और वहां पर मेरा विरोध करने वाला एक वीडियो आया है, उसको अभी आपके सामने दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं एक कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद, जय हिंद। आपके चरणों में खूब खूब नमन सुरेश जी। नहीं, हम सब भारत माता के चरणों में लीन है। बोलिए। एक मैं कविता के माध्यम से अपना भाव व्यक्त करना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। धन्य है सुरेश जी का भारत माँ के हैं सच्चे सपूत। धन्य है सुरेश जी का भारत माँ के हैं सच्चे सपूत। धन्य है इनकी माता जन्मे ऐसे पूत, जन्मे ऐसे पूत। नमन करता हूँ उनको, नमन करता हूँ उनको। उतार दिए भारत माँ के ऋण को भरपूर, उतार दिए भारत माता के ऋण को भरपूर। मोदी जी भारत के गौरव, मोदी जी भारत के गौरव। है विश्वास हमें उन पर, है विश्वास हमें उन पर। लाएंगे ऐसे कानून जिससे हो सभी सुकून, जिससे हो सभी सुकून। भारत माता के चरणों में नमन करते हुए आप जैसे वीर राष्ट्रभक्त परम भक्त संत और सनातन की रक्षा करने वाले मेरी आयु भी परमात्मा आपको दे। खूब खूब वृद्धि हो, खूब खूब आप राष्ट्रभक्त और संत और सनातन और धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहें। और मैं ये कहता हूँ कि मेरी उमरिया भूमि में, जिला उमरिया भूमि में भी आपके चरण पड़े। मैं आपके बिल्कुल, मैं तो हिंदुस्तान के एक एक इंच भूमि पर जाना चाहता हूं। भगवान मुझे उतनी शक्ति दे, उतनी आयु दे कि मैं पूरे हिंदुस्तान को बार बार देखूं, हिंदुस्तान के हर गांव में जाऊं, वहां पर अपनी बात करूं और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को जगा पाऊं। इस कॉलर के भाव आप देख रहे थे कि इनका गला भर कर आया था, रोंदा था, और ये कितने इमोशनल अपनी बात को कह रहे थे। मित्रों, देश के लिए काम करना ये एक पत्रकार का ही नहीं, देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, इसके बाद मैं अपनी बात को रखूंगा। देखिए, ये मेरा विरोध करने वाला एक वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। तमाम शहरान औरंगाबाद को मैं ये बात बताने जा रहा हूं कि 18 अगस्त के दिन सुदर्शन चैनल का वो गुस्ताख सुरेश चौहान औरंगाबाद में आने की कोशिश कर रहा है। ये वही सुरेश चौहान है जो सुदर्शन चैनल को चलाता है और सुबह से शाम तक सिर्फ जहर उगलता है मुसलमानों के खिलाफ। मेरी नजर में तो ये इंसान ही नहीं है ये सुरेश चौहान। तो आप समझ सकते हैं कि इस शहर का माहौल और उसके बाद में इस मराठवाड़ा का, इस प्रदेश का माहौल किधर जाने वाला है। मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगलने से उसको रोकना पड़ेगा। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी लेकर, ये हिंदुत्ववादी संगठनों की आइडियोलॉजी लेकर, ये सिर्फ मुस्लिम समाजों को बदनाम करने को और मुस्लिम समाजों के ऊपर जो तो सिर्फ जहर उगलने के वास्ते अगर आएगा तो शहर में ये दादागिरी, ये चैनल की चलन देने वाले नहीं है। हम पूरी ताकत से उसको रोकने की कोशिश करेंगे। लव जहाद के ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि लव जहाद को कैसा खत्म किया जाए, लव जहाद को कैसा रोका जाए। इस मुल्क की
हमारे खासदार जनाब इम्तियाज जलील साहब, गफ्फार कादरी साहब सीनियर लीडर, इन तमाम लोगों ने संगठन के तहत आके जमहूरी तर्ज अमल पर तस्लीमा नसरीन को रोका था। मैं सैयद आरिफ हुसैनी, सीनियर लीडर MIM औरंगाबाद यूनिट की जानिब से। मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि महाराष्ट्र में औरंगजेब के वंशज MIM के इन चिरकुटों ने मुझे आने से रोकने की बात कही है, लेकिन मैं हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाता हूं और खास करके वहां तो जाता ही हूं जहां पर रोकने के लिए कोई इस प्रकार के फतवे और फरमान देता है। और इसलिए 18 अगस्त दोपहर 2:30 बजे मैं संभाजी नगर में आ रहा हूं, जहां पर बड़ा कत्लखाना, वहां से निकलने वाले पानी और वेस्ट के कारण किसानों और आसपास के लोगों के जीवन को खराब करा है। शाम को वहां पर मैं एक सामाजिक कार्यक्रम में भी सहभागी रहूंगा। 2 दिन की महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान ये चिरकुट तो क्या, इसका ओवैसी और वहां का चुना हुआ सांसद जलील भी क्या जलालत करके देखना चाहता है, करके देखे। लेकिन मैं 18 अगस्त को संभाजी नगर आऊंगा। मैं आज आपके सामने तमाम मुद्दे, खास करके प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने वाले उठाए। आप सब लोगों ने अपनी बात की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आप सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का प्रति एपिसोड में धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज का धन्यवाद ये केवल इस एपिसोड के लिए नहीं है, बल्कि इस पूरे आंदोलन में आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।